हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विशु गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा सवाल पूछे जाते हैं इससे कि कौन से आर्टिकल से बिलोंग करते हैं, ये किस पार्ट में है संविधान के, और ये क्यों लाए गए हैं, इनको क्या कहा गया था पहले। कई सारे तरह के सवाल बनते हैं इसमें से। समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टॉपिक के ऊपर कि इसमें आपको कितनी समझ आती है। तो गैस, बताना चाहूँगा कि फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है जूनियर असिस्टेंट के लिए, कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तैयारी करवाई जा रही है इसमें। अप्रैल में उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च या अप्रैल में या मई तक हम सोच सकते हैं कि इसका पेपर होगा। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जा रही है इस पेपर की। FRO मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, कुछ ही दिन रह गए हैं इसमें। पटवारी लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि ग्रुप C के एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। RO सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, ये बहुत ही प्राइम बैच चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की PDFs ले सकते हैं और डेली MCQ प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि DPSP का सोर्स क्या है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अंदर जो DPSP लिए गए हैं वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। आयरलैंड अपने आप में एक यूरोपियन यूनियन का एक देश है जो कि यूरोप के अंदर आता है और ब्रिटेन से लगता हुआ है। तो आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और जबकि आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको कहाँ से लिया है, इसको लिया है स्पेन के संविधान से। यानी कि बेसिकली ये जो उसकी ओरिजिनल उत्पत्ति है वो स्पेन से है। स्पेन से आयरलैंड वालों ने लिया और आयरलैंड वालों से भारत ने लिया। जो कॉन्सेप्ट है DPSP का, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 में, यानी कि अनुच्छेद 45 से में मैंशनड है। फिर सप्रू कमेटी बनती है 1945 की। उसने ये कहा, संविधान सभा जो उस टाइम पे बननी थी, उसके कुछ टाइम बाद 1946 में संविधान सभा बनी, तो उस टाइम पे ये कहा गया कि हमारे पास, यानी कि जो भारतीय नागरिक है उसके पास दो तरह के हक होने चाहिए। इंडिविजुअल राइट्स दो कैटेगरीज में होने चाहिए। एक तो वो हक होने चाहिए जिसके प्रति जो सरकार है वो उत्तरदायी हो, यानी कि अगर मान लेते हैं उसका हनन होता है उस अधिकार का, तो जो पर्सन है, जो पीड़ित है, वो सीधे सीधे कोर्ट जा सके, सुप्रीम कोर्ट जा सके। तो एक तो ऐसे हक होने चाहिए हमारे पास, और एक ऐसे हक होने चाहिए जिसको सरकार चाहे तो कानून बनाते हुए, पॉलिसी बनाते हुए फॉलो करे, और अगर वो फॉलो करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वन बीइंग जस्टिसिएबल एंड द अदर बीइंग नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। तो यानी कि सप्रू कमेटी ने बताए, 1945 की कमेटी ने ये बताया कि दो तरह के अधिकार होने चाहिए। एक तो जस्टिसिएबल होने चाहिए, यानी कि अगर उनका हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकें, यानी कि न्याय संगत होने चाहिए। और दूसरे गैर न्यायिक अधिकार हो सकते हैं। तो जस्टिसिएबल राइट्स कौन से हैं, वो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। और जबकि जो नॉन जस्टिसिएबल राइट्स हैं वो कौन है, वो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं। हम शॉर्ट में DPSP बोलेंगे जिससे कि बोलने में आसानी रहे। तो जो DPSP हैं वो नॉन जस्टिसिएबल है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में क्या प्रोविजंस हैं, तो पार्ट 4 जो है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसी चीज़ का मेंशन करता है। तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यही प्रोविजंस लिखे गए हैं DPSP के, जिसमें से आर्टिकल 37 ये कहता है कि भारतीय संविधान का अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ पे, यानी कि DPSP हैं, वो कहाँ पर लागू होंगे, किस तरह से लागू होंगे, ये सब चीज़ें आर्टिकल 37 के अंदर लिखी गई है। These principles aim at ensuring socio-economic justice to the people and establishing India as a welfare state। तो अब देखिए, इन ये जो सिद्धांत हैं इनका मकसद क्या है। इनका मकसद ये है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है और भारत को अपने आप में एक कैसा राज्य बनाना है, अपने आप में एक कल्याणकारी राज्य, यानी कि वेलफेयर स्टेट
बनाना है। देवर मेड नॉन जस्टिसिएबल, तो उनको नॉन जस्टिसिएबल क्यों बनाया गया है? तो आप इसको इस तरह से कुछ समझिए कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 में जब ये संविधान बनकर रेडी हुआ, तो भारत की जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो इतनी सशक्त नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी कि उस टाइम पे जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोगों का फ़ायदा हो सकता है, उनको हम सबको एक साथ इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि भारत के पास इतने रिसोर्सेज, इतने संसाधन नहीं थे। तो कुछ जो बहुत ज़रूरती चीज़ें थी उनको तो फंडामेंटल राइट्स में रख दिया गया, और कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो होना चाहिए, सरकार को, देश को, एक लोकतांत्रिक देश को करना चाहिए, वो चीज़ें DPSP में लिखी गई। और ये कहा गया जितनी जल्दी हो सके इनको हम DPSP को लागू करें, और जो सरकार अपने कानून बनाती है, कोई नई पॉलिसी बनाती है, उसके अंदर इन DPSP को लागू करना चाहिए। तो दे वर मेड नॉन जस्टिसिएबल कंसिडरिंग दैट द स्टेट मे नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, यानी कि ये मान सकते हैं कि राज्य के पास इतना ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो नहीं हो सकते टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ देम, यानी कि सभी को एक साथ इम्प्लीमेंट कर दें या कुछ को इम्प्लीमेंट कर दें और कुछ को धीरे धीरे वो प्रोग्रेसिव लॉज के रूप में, यानी कि जैसे जैसे कानून बनता रहे वैसे वैसे उसको इम्प्लीमेंट करते रहें। DPSPs आर लाइक अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो DPSPs क्या हैं? अपने आप में ये कलेक्शन है, समूह है इंस्ट्रक्शंस का, यानी कि जो कुछ आपने इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्शंस दी गई हैं, विच वर इशूड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, किसको? गवर्नर्स को। तो जिस टाइम पे जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी जब भारत में, तो जितनी भी प्रेसिडेंसीज ब्रिटिशर्स की अंदर थी भारत के अंदर, उन सब में जो गवर्नर्स अपॉइंट होते थे, तो उनको कैसे काम करना है, तो वो इंस्ट्रक्शंस उनको मिले थे। वो इंस्ट्रक्शंस किससे मिले थे? वो उनको इंस्ट्रक्शंस मिले थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उनको इंस्ट्रक्शन मिले, तो वो जो इंस्ट्रक्शन थे या निर्देश थे वो क्या थे अपना में? वो यही DPSP जो हमने बाद में लिए, और उस टाइम पे उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा गया। पहले भी UPSC इस पर एक बार सवाल 2018 के मेन अगर प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे तो 2018 प्रीलिम्स में ऑलरेडी ये सवाल पूछा जा चुका है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने DPSP को नोवेल फीचर जो है संविधान का, उसको भी डिस्क्राइब किया है। भारतीय DPSPs फाइंड देयर मोटिवेशन फ्रॉम आयरिश होम रूल मूवमेंट, तो जो इंडियन DPSPs हैं, हमें मोटिवेशन कहाँ से मिला? आयरलैंड का जब होम रूल मूवमेंट चला तब वहाँ से हमने इंस्पिरेशन ली, और होम रूल मूवमेंट आयरलैंड में देखकर जो एनी बेसेंट थी उन्होंने भी होम रूल मूवमेंट भारत में भी चलाया। DPSPs आर आइडियल्स विच आर मेंट टू बी केप्ट इन माइंड बाय द स्टेट व्हेन इट फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज एंड इनैक्ट लॉज। तो DPSP क्या है? DPSP कुछ ऐसे आदर्श हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए, जिस टाइम पे कोई देश, यानी कि भारतीय, अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है अपनी पॉलिसी बनाता है, कानून लाता है, उस टाइम पे इनको दिमाग में रखना होगा। तो अलग अलग डेफिनेशंस क्या हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की? अगर हम देखें तो एक डेफिनेशन तो ये है अपने आप में, DPSP क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि निर्देशों का साधन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर लिखा गया था। फिर दे सीक टू इस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। इनकी जो ये चाहते क्या है, यानी कि DPSPs का जो मोटिव है वो क्या है? इनका मोटिव ये है कि भारत के अंदर सामाजिक और आर्थिक जो लोकतंत्र है उसको स्थापित करना चाहते हैं। DPSPs नॉट लीगली एनफोर्सेबल, देखिए सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉट लीगली एनफोर्सेबल है बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन, यानी कि कोर्ट्स के द्वारा इनको लीगली आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं है कि अगर इस चीज़ का हनन हो रहा है या DPSP फॉलो नहीं किए जा रहे हैं तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, और कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं लेके आ सकते सरकार के खिलाफ कि सरकार जिससे कि उसको ज़बरदस्ती लागू करे। तो ऐसा DPSP के केस में नहीं होगा। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSP, यानी कि मौलिक अधिकार और जो DPSP हैं उन दोनों की अगर हम टक्कर देखें तो अनलाइक दी फंडामेंटल राइट्स, जो स्कोप है DPSP का वो लिमिटलेस है। जैसे फंडामेंटल राइट्स का जो स्कोप है वो तो लिमिटेड है, यानी कि वो जो हम आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पढ़ते हैं, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो लिमिटेड हो गए हैं, जबकि जो सीमाएँ हैं DPSP के वो लिमिटलेस हैं, यानी कि उसकी कोई भी सीमा नहीं है। एंड इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ अ सिटीजन एंड वर्क एट अ मैक्रो लेवल, और ये सिटीजन्स की जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्ट भी करता है, उनकी सुरक्षा भी करता है, और बहुत बड़े मैक्रो लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे इसको काम भी करता है। DPSP कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द आइडियल्स विच द स्टेट शुड फॉलो, यानी कि DPSP के अंदर वो सभी आदर्श निहित हैं, वो सभी आदर्श लिखे गए हैं जो किसी राज्य को फॉलो करने चाहिए जिस टाइम पे वो अपने देश के अंदर कोई पॉलिसी बनाता है, कोई कायदे कानून बनाता है। Directive principles are affirmative directions. On the other hand,
फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स अपने आप में क्या है? फंडामेंटल राइट्स राज्य के ऊपर, सरकार के ऊपर एक नेगेटिव अधिकार देते हैं, यानी कि आपको ये नहीं करना है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये करना है, ये कर सकते हैं। तो इस तरह से करके उनके ऊपर रोका टोकी करा जाता है फंडामेंटल राइट्स के द्वारा सरकार के ऊपर। जबकि डीपीएसपी एफर्मेटिव डायरेक्शंस हैं, वो सिर्फ क्या है, वो आपको कहते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा होना चाहिए। वहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि ऐसा मत कीजिए। हाँ, एक काउ स्लॉटर के बारे में ऐसा कहा जाएगा कि अगर हम कहेंगे कि भाई गाय को नहीं मारा जाना चाहिए, स्लॉटर नहीं होना चाहिए उनका, ये हमारे डीपीएसपी में लिखा हुआ है। फिर आता है कि डीपीएसपी कानून के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है और नॉन जस्टिसेबल है, जबकि फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल भी है लॉ के द्वारा और जस्टिसेबल भी है। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स अलग अलग नहीं हो सकते, इनको एक साथ ही काम करके चलना पड़ेगा। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के सबऑर्डिनेट नहीं है, यानी कि उसके अधीन नहीं है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों एक पायदान पे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि फंडामेंटल राइट्स ऊपर है या डीपीएसपी नीचे है, या डीपीएसपी नीचे है फंडामेंटल राइट्स ऊपर है, ऐसा नहीं है, दोनों समान हैं। अब जो डीपीएसपीज़ हैं, लोगों ने उसको डीपीएसपीज़ को उनकी अवधारणा के रूप में उनको डिवाइड कर दिया है 3 चीज़ों में। उनको डिवाइड कर दिया गया है सामाजिक प्रिंसिपल्स में, समाजवादी सिद्धांतों में, गांधीवादी सिद्धांतों में, गांधीयन प्रिंसिपल्स में, उदार और बौद्धिक सिद्धांत में, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में। जो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक लिखा हुआ है डीपीएसपीज़ में, उनको अलग अलग के अंदर डिवाइड कर दिया है कि कुछ हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डीपीएसपी ऐसे लगते हैं जो गांधीवादी हैं, कुछ डीपीएसपी ऐसे हैं जो समाजवादी हैं, और कुछ डीपीएसपी ऐसे हैं जो उदार या बौद्धिक सिद्धांत के ऊपर बेस हैं। तो सबसे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स देखते हैं कि समाजवादी सिद्धांतों पर कौन कौन से डिपेंडेंट हैं, कौन कौन से ऐसे डीपीएसपी हैं जो समाजवादी हैं या समाज के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 38 आता है। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है? द स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि स्टेट जो है, देश, राज्य की बात कर रहे हैं कि जो राज्य है वो ये सुनिश्चित करे, कोशिश करे कि लोगों का वेलफेयर हो, बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग, यानी कि सिक्योर करे और उसकी सुरक्षा करे। किस चीज़ की? एक सामाजिक ऑर्डर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस मिले। बाय मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, यानी कि सरकार को कुछ इस प्रकार से काम करना है कि जो इनकम में, यानी कि आय में जो इनइक्वालिटी है कि एक की आय बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों की आय बहुत कम होती है, तो उसको कम किया जाए। स्टेटस को मेंटेन किया जाए, फैसिलिटीज़ सबको एक जैसी मिले और अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों के पास अवेलेबल हो, ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ना हो। फिर आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 कहता है द स्टेट शेल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट्स इट्स पॉलिसीज़ टुवर्ड सिक्योरिंग, यानी स्टेट क्या प्रोवाइड करे कि वो अपनी पॉलिसीज़ कुछ इस तरह से बनाए जैसे कि राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल द सिटीजन्स, यानी कि उसके जितने भी राज्य हैं, जितने भी नागरिक हैं, राज्य के जितने भी नागरिक हैं, उनको सभी को एक पूरा अधिकार मिले आजीविका को प्राप्त करने का, यानी कि आजीविका को प्राप्त करने का साधन भी मिले। और इसके तहत हम कह सकते हैं कि हमने मनरेगा स्कीम को लॉन्च किया है, यानी कि एक एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिल पा रहा है। अगर मनरेगा स्कीम है तो मनरेगा के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो काम पा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये बात हो सकती है कि शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए मनरेगा जैसी कोई स्कीम नहीं है, तो इसके लिए मनयूएगा जैसी स्कीम लगाई जा सकती है। जैसे जब मनरेगा चलता है, MGNREGA चलता है, इसमें ई रूरल है, इसमें यू अर्बन भी तो हो सकता है, यानी कि मनरेगा भी चल सकता है। फिर आता है ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शेल बी ऑर्गेनाइज इन अ मैनर टू सर्व द कॉमन गुड, यानी कि जो ऑनरशिप है, यानी किसी वस्तु पे किसका अधिकार है और किसका कंट्रोल है, वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि एक जो कॉमन गुड है, यानी कि एक जो सभी के लिए अवेलेबल जो चीज़ें हैं वो सब के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। स्टेट शेल अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स, यानी कि स्टेट जो है वो वेल्थ को, यानी कि संपत्ति को कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेशन होने से बचाना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि सिर्फ पैसा कुछ लोगों के पास हो, यानी कि देश का 80% पैसा मात्र 1% लोगों के हाथ में है, बाकी देश का 20% पैसा 99% लोगों के हाथ में है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहना है डीपीएसपी का। अब देखिए, अगर कोई इसको फंडामेंटल राइट में डाल दे तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा किसी देश के लिए, किसी देश की सरकार के लिए, कि ये सुनिश्चित कैसे कर पाएंगे कि जो अमीर है वो अमीर क्यों है और जो गरीब है वो गरीब क्यों है।
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, तो ये अच्छी चीज़ थी कि समान सैलरी मिलनी चाहिए महिलाओं को भी और पुरुषों को भी अगर वो समान कार्य कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसको अपनी इस तरह से बहुत अच्छे से निभाया है। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप एक लेडी आईएएस हैं तो भी आपको उतनी ही तनख्वाह मिलेगी, और अगर आप एक जेंट्स आईएएस हैं तब भी आपको उतनी तनख्वाह मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि लेडी आईएएस को कम मिले और जेंट्स आईएएस को ज़्यादा मिले। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में अभी भी जो कुछ अच्छी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं, जो अच्छी और वेल इस्टेब्लिश प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे पूरा बाकायदा पे स्केल यूज़ होता है और वो सभी लोगों को एक समान सैलरी देते हैं। लेकिन जो छोटी मोटी कंपनीज़ हैं वो मतलब जो ये भेदभाव हैं ये आज भी करते हैं, पुरुषों को ज़्यादा सैलरी देंगे, महिलाओं को कम सैलरी देंगे। द प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, तो जो वर्कर्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो हेल्थ है, उसका ध्यान रखना है। चाइल्डहुड एंड यूथ शेल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे हैं और जो यूथ है, युवा जो वर्ग है, उसका हमें एक्सप्लॉइटेशन, उसका हमें शोषण नहीं करना है। तो ये आर्टिकल 39 सब चीज़ें कहते हैं। फिर आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 अनुच्छेद जो 41 ही कहता है, समाजवादी अनुच्छेद है ये, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, यानी कि एक राइट टू वर्क होना चाहिए, जैसे कि मनरेगा ने राइट टू वर्क ही तो दिया। टू एजुकेशन, पढ़ाई का अधिकार होना चाहिए, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया पढ़ाई के लिए। टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और पब्लिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए, यानी सरकार के द्वारा कुछ सहायता मिलनी चाहिए अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है, बुढ़ापे में है, ओल्ड एज में है, बीमार है और डिसेबिलिटी है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्कीम्स लाई जाती हैं कि गरीब लोगों के लिए, जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए, जो बीमार व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए कई सारी, जैसे आयुष्मान कार्ड योजना है। तो अब ये आयुष्मान कार्ड योजना अगर हम कहें तो ये देख सकते हैं कि सिकनेस लोगों के लिए, यानी कि जो सिक लोग हैं, आर्टिकल 41 के तहत उनको आयुष्मान कार्ड योजना यानी कि भारत सरकार ने लागू करी है। फिर आर्टिकल 42 की अगर हम बात करें, द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ, कि एक बहुत ही अच्छे यानी कि न्याय संगत और एक मानवीय स्थितियों में आपको काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो आपका वर्क इन्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग हो कि वहाँ पे आप काम ही ना कर पाएँ। आर्टिकल 43 और साथ साथ ये भी कहता है कि मैटरनिटी रिलीफ भी मिलनी चाहिए, यानी कि जिस टाइम पे एक महिला माँ बनने वाली होती है तो उसको कुछ टाइम की छुट्टी भी चाहिए होती है। आर्टिकल 43 कहता है, द स्टेट शेल एंडीवर टू सिक्योर टू ऑल वर्कर्स अ लिविंग वेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और फिर ये भी कहा जाता है कि स्टेट कुछ इस प्रकार से काम करे कि उसके जितने भी वर्कर्स हैं, यानी कि उसके जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उनको एक लिविंग वेज मिले, यानी कि ऐसी एक आय मिले, एक ऐसी तनख्वाह मिले जिससे कि वो जी सकें, और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सकें, यानी कि जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके। आर्टिकल 43A कहता है, द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, यानी कि स्टेट जो है वो कुछ इस प्रकार से स्टेप्स ले कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर्स का, किसके अंदर? मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि जो मालिक है और मालिक के जो घर वाले होंगे सिर्फ वही डिसीजन लेंगे। उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, कुछ वो भी अपना सहयोग दें इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में, ऐसा कहा जा रहा है डीपीएसपी के तहत। वो अलग बात है कि ऐसा बहुत कम फॉलो हो पाता है। आर्टिकल 47 कहता है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो हमें जो न्यूट्रिशन का लेवल है, यानी कि पोषक तत्वों का जो लेवल है उसको बढ़ाना है, जिससे कि लोगों का जो जीवन स्तर है वो बढ़े, एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो जो लोगों की सार्वजनिक अगर स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो उसको भी क्या करना चाहिए? उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। तो अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की बात आते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।